हेलो फ्रेंड, मैं सुनील शुक्ला आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी इस इकोनॉमिक्स की जर्नी में। मैंने कल भी एक क्लास अपलोड की थी, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है वो जा नहीं पाई, तो मैं उसी क्लास को फिर से कंटिन्यू कर रहा हूं। तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था कि किसानों को, यानी हमारे प्रथम क्षेत्र के उत्पादकों की उत्पादक क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है। कृषि के अलावा क्या स्कोप है ग्रामीण क्षेत्र में उनको इस आर्थिक युग में अर्थ की मध्य धारा के बीच लाने का, यानी उनका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है हमारे इस ग्रोथ में, और उनके पास क्या क्षमता है कि नहीं है। तो इस सारी चीज़ों के बारे में मैं चर्चा कर रहा था आपसे प्रीवियस क्लास में। और जो पहली बार इस क्लास को अटेंड कर रहे हों, इसके प्रीवियस में मैंने 5 लेक्चर और दिए हैं, उसको जाके पहले कंटिन्यू कर लें, तो वो फिर इस क्लास में वो काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल होंगे। वैसे मैं पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि मैं आप लोगों को किसी भी क्लास में कंफर्टेबल कर दूंगा, लेकिन कुछ चीज़ें चूँकि पीछे क्लासों से जुड़ी होती हैं, तो इसलिए आप प्रीवियस क्लास में जाके थोड़ा सा वहाँ पे कंफर्टेबल हो जाए। तो मैं आप लोगों को बता रहा था, किसानों को यानी प्रथम क्षेत्र के उत्पादकों को यदि हम उनके पास कृषि के अलावा क्या स्कोप हैं उन्नति के लिए, यानी किसान क्या होते हैं, प्रथम क्षेत्र के उत्पादक के अंदर श्रम प्रधान तकनीक का काफ़ी अच्छा स्कोप होता है, जिससे रोजगार प्रदान करने की क्षमता भी बहुत होती है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था कि पहले प्रकार में ये मैंने आपको बता दिया था, और दूसरा मैं आपको बता रहा था, इसके बारे में भी मैंने कुछ आपको हद तक बता दिया था, लेकिन चूंकि पिछले क्लास को इस क्लास के साथ कनेक्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा एक बार इसको रिवाइज करता हूँ। इसमें था खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण, इसका जो मार्केट है भारत में खाद्य प्रसंस्करण का, यानी खाद्य सामग्री का टोटल, वो 61 लाख करोड़ का है। 61 लाख करोड़, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। भारत की जीडीपी जो है 39 लाख करोड़ की है, उससे बहुत ज़्यादा है। और स्पेशली जो खाद्य प्रसंस्करण का इसका 20% है, मतलब टोटल खाद्य का 61 लाख करोड़ का है, और उसका 20% खाद्य प्रसंस्करण का स्कोप है, यानी कि नहीं सॉरी 32% है। 32% यानी 20 लाख करोड़ के आसपास। ठीक है, ये 32% खाद्य प्रसंस्करण का ये मैनेज करता है। खाद्य का टोटल खाद्य रसद का 32% ये खाद्य प्रसंस्करण के पास जाता है, तो वो तकरीबन 20 लाख करोड़ के आसपास बनता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा आपको इंटरेक्ट करूं क्लास के साथ में। देखिए, होता ये है कि जैसे मान लीजिए किसान किसी वस्तु को, यानी अपने रॉ मटेरियल को वो 5 रुपए में बेचता है। ठीक है, 5 रुपए में उसने बेचा, और उसके बाद जो हमारे उपभोक्ता हैं ये हो गए कृषक। ठीक है, कृषक ने एक वस्तु को 5 रुपए में बेची, और ये हमारे उपभोक्ता जो कंज्यूम करते हैं, उनको यही एक वस्तु 25 रुपए में मिली। ठीक है, यानी कि कृषक ने एक वस्तु को 5 रुपए में बेचा, और उपभोक्ता को हमारे वो 25 रुपए में मिली, और बीच का ये जो 20 रुपया है, ये बिचौलियों के पास गया। तो आप ये देख रहे होंगे कि कृषक भी परेशान है कि उसको कम मूल्य मिल रहा है, यानी कि इतना कम मूल्य है कि वो इतना उपेक्षित है कि काम करना ही नहीं चाहता अब, क्योंकि उसको कोई प्रॉफिट नहीं है। और उपभोक्ता हमारा इतना परेशान है महंगाई को लेकर कि दिन भर महंगाई करता रहता है, क्योंकि महंगाई का बोझ इन लोगों के कारण बढ़ गया है, बिचौलियों के कारण। एक्चुअल प्रॉफिट तो सिर्फ इन्हीं का है। जितना यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, उसका मैक्सिमम पोर्शन इन बिचौलियों के पास चला जाता है। तो ये मेन प्रॉब्लम है। यदि इसको दूर करना है
तो खाद्य प्रसंस्करण का व्यापक इस्तेमाल होना चाहिए कृषि क्षेत्र में, और ग्रामीण क्षेत्र में ही ये हो जाए, जिससे इसका मेन रेवेन्यू ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों के पास जाए। और इसमें सरकार को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और सरकार जो इनिशिएटिव लेगी या ले रही है वही करंट होता है। ये मूल प्रॉब्लम आप जब जानेंगे तब आप उसको करंट से लिंक कर पाएंगे। अब जैसे ये चीज़ आपको पता चल जाएगा तो आपको ये खुद ही पता चल जाएगा कि करंट में क्या आने वाला है। करंट में यही आएगा कि बिचौलियों को जो इनके पास रेवेन्यू जा रहा है उसको कहीं ना कहीं इधर ट्रांसफ़र करना या इधर ट्रांसफ़र करना। निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि विकास तो हमारे देश का हो रहा है, लेकिन विकास से जो रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है उसके डायरेक्शन को चेंज करने की ज़रूरत है। उसके डायरेक्शन को चेंज किया जाएगा। यानी कि जो ये रास्ता बिचौलियों की तरफ जा रहा है प्रॉफिट का, ये रास्ता कृषकों की तरफ जाए और उपभोक्ता की तरफ जाए, तो जिससे इनको महंगाई की मार कम पड़े और इनको जो उपेक्षित है इनको उपेक्षित ना फील हो, इसलिए इनको भी कुछ रेवेन्यू मिले, जिससे ये मध्य धारा में आकर देश के विकास में इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ सके। ये बिचौलिए बहुत बड़े हो जाते हैं, और बड़े होने के कारण जब किसी प्रकार का कोई इनिशिएटिव सरकार के द्वारा लिया जाता है, क्योंकि इनका बोलबाला है, तो ये लोग काफ़ी उसको अपोज करते हैं, आप देख ही रहे होंगे। इसके बाद किसानों को हमारे सोशल मीडिया से भी काफ़ी नुकसान होता है। सोशल मीडिया एक अच्छी अगर सकारात्मक उसमें लिया जाए, सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचा जाए तो अच्छा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसका बुरा इम्पैक्ट भी कहीं कहीं पड़ता है। जैसे हम आपको एक एग्ज़ाम्पल बताते हैं, ओलिव ऑयल का कॉन्सेप्ट आया था। ओलिव ऑयल इसमें क्या हुआ कि सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो गया, बड़े बड़े लोगों के द्वारा ये सारी चीज़ें नियोजित ढंग से इसको कराई जाती हैं। अब ओलिव ऑयल ऐसा फैलाया गया कि जो हमारे यहाँ सरसों है, सरसों का तेल, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ओलिव ऑयल बहुत अच्छा है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा। तो इसकी मार्केट भारत में बहुत बढ़ गई। अब ये 500, 600, 700 रुपये लीटर तक बिकने लगा। इसका इतना क्रेज हो गया, इसका हम लोग बहुत बड़े इंपोर्ट करने वाले देश के रूप में बन गए। यानी कि जब हम किसी चीज़ का इंपोर्ट करते हैं तो कोई हमारा रुपया नहीं लेता है वहाँ पे, बल्कि हमको डॉलर पे करना पड़ता है। और डॉलर पे करने का मतलब है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो हमारे देश में है आरबीआई के पास, उसका कम होना, और किन चीज़ों पे जिसका कोई औचित्य ही नहीं था। तो ऐसा भी हम लोग शिकार हो जाते हैं जब बाद में अमेरिकन मेडिकल काउंसिल की रिपोर्ट आती है कि हमारे यहाँ सरसों के तेल को ही लोग प्रेफर करते हैं और सरसों के तेल से बेस्ट कोई तेल नहीं है खाद्य में। तब फिर जो है सरसों, मतलब इस मामले में भी किसान मारा जाता है बेचारा, कि आपके सोशल मीडिया के सर्कुलेशन की वजह से बिना जाने समझे आप लोग जो है ऐसी चीज़ें से थोड़ा बचें। सोशल मीडिया से काफ़ी जब आप तैयारी कर रहे हैं तो उसको मतलब कि समझ के ही उसका यूज करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो जिसका परिणाम कभी कभी निगेटिव आता है। अच्छी चीज़ है नो डाउट, लेकिन उसका बुरा इम्पैक्ट भी मैंने आपको बताया। अब मुझे लगता है कि खाद्य प्रसंस्करण के बारे में आप समझ गए होंगे। मैं अभी कोई सिलेबस के बारे में नहीं बता रहा हूँ। खाद्य प्रसंस्करण एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये मेंस का एक टॉपिक है खाद्य प्रसंस्करण। मैं इसको अभी केवल आपको सारे चीज़ों से टच करा रहा हूँ, लिंक कर रहा हूँ। मैं जो आप लोग सब्जेक्ट को एक लाइन पकड़ के चले जाते हैं और फिर उसका रास्ता पता नहीं कहाँ चला जाता है, यानी कि रिजल्टेंट शून्य हो जाता है। मैं उसी सारे डायमेंशन को खोल दे रहा हूँ, जिससे आप सारी चीज़ें लिंक कर पाएंगे कि कहाँ से इसका ओरिजिन है और कहाँ इसका महत्व है, और क्या करने से आप खुद सोचने लगेंगे कि आपको यदि अगर नीति निर्माता के रूप में नियुक्त किया जाए तो आप खुद बताने लगेंगे कि ये चीज़ें होनी चाहिए। तभी आप समझिए कि आप मस्तिष्क का यूज कर पा रहे हैं। सब्जेक्ट यदि आपको समझ में नहीं आया है, उसको लिंक करना नहीं आया है, तो आप इसको मान के चलिए कि सिर्फ आपने रटा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं।
अब ये देखिए 2 पॉइंट हो गए, पहला हो गया और दूसरा हो गया। पहले में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, वो हो गया, दूसरे में खाद्य प्रसंस्करण हो गया। अब तीसरे पे चलते हैं। अब तीसरा पॉइंट हमको कोई बताएगा कि क्या है स्कोप जो कृषकों की आय को बढ़ाया जा सके, और इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसको आप समझेंगे। इसको मैं बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि उपनिवेशवाद जरूर ख़त्म हुआ हमारी बोलचाल की भाषा में, लेकिन उपनिवेशवाद कहीं ख़त्म हुआ नहीं है, उसका सिर्फ तरीका बदल गया है। यानी हमारी गुलामी अभी कहीं गई नहीं है, बल्कि हम गुलाम होने के नए तरीके द्वारा लोगों से विदेशियों के, यानी कि जो विकसित राष्ट्र हैं उनके द्वारा नया तरीका ईजाद किया गया है उपनिवेश का। उस उपनिवेशवाद में हम लोग फंसे हुए हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। पहले का जो उपनिवेशवाद था, पहले राजनीतिक डोमिनेंस किया जाता था, राजनैतिक दबाव बनाया जाता था। ठीक है, पहले जब हम लोग गुलाम हुए तो उन्होंने राजनीतिक दबाव बनाया, उसके बाद उन्होंने हमारा आर्थिक शोषण किया। ठीक है, मतलब पहले राजनीतिक दबाव बनाओ, उसके बाद आर्थिक शोषण करो, ये पहला इनका तरीका था। अब पहला प्लान ए था, अब क्या चल रहा है, प्लान बी चल रहा है। प्लान बी में क्या है, पहले आर्थिक दबाव बनाओ, उसके बाद इनका राजनीतिक शोषण करो। पहले इसमें आर्थिक दबाव बनाओ, उसके बाद राजनीतिक शोषण करो। ये कैसे है, मैं इसको बताता हूँ, ये आप लोग तुरंत कनेक्ट हो जाएंगे। बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। उसके बाद मैं तीसरे पॉइंट पर चलता हूँ तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, इसमें आप चाइना को ले लीजिए। चाइना एशिया का एक शक्तिशाली राष्ट्र है और उसके पास उत्पादन करने की उसकी क्षमता ज़्यादा है, इसलिए उसके पास अच्छा रेवेन्यू है और उसके पास अच्छा स्कोप है कि वो कहीं इन्वेस्ट कर सकता है, किसी को लोन दे सकता है, ये सारी चीज़ें। तो चाइना क्या करता है, चाइना जैसे आपने देखा होगा कि श्रीलंका को उसने बहुत सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए वो ऐसे नहीं देता है कि आप गिफ्ट नहीं करता है, बल्कि उसके बदले वो एक इंटरेस्ट रेट तय करता है, वो भी बढ़ी हुई रेट पे। काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट होता है, 3 से 4%। अब 3-4% के आसपास जब इंटरेस्ट रेट होगा तो ये श्रीलंका ऐसे ही डूबा देश है, ये उसको भुगतान नहीं कर पाएगा। जब भुगतान नहीं कर पाएगा तो चाइना उसके ऊपर राजनीतिक दबाव बनाएगा। वही हुआ। हम्बनटोटा आपने सुना होगा, एक बंदरगाह है हम्बनटोटा। अब क्या किया कि श्रीलंका के ऊपर इतना दबाव बनाया, क्योंकि अब इसको ये चाइना को पे नहीं कर सकता है। इसके श्रीलंका ने जो पैसा लिया है इनसे रेंट, उस पे इंटरेस्ट पे, जब पे नहीं कर पा रहे हैं तो इसने राजनीतिक दबाव बनाया। देखिए, आर्थिक, पहले इन्होंने आर्थिक रूप से इनकी मदद की, उसके बाद जब ये इनको पे नहीं कर पा रहे हैं तो इन्होंने राजनीतिक दबाव बनाकर हम्बनटोटा इनसे 99 वर्ष के लीज पर ले लिया, 99 ईयर लीज पर। अब आप समझिए कि पहले आर्थिक दबाव बनाओ, उसके बाद राजनीतिक दबाव बनाकर इनका शोषण करना शुरू करो। यही हो रहा है। अब एक मुद्दा मैं और आपको बताता हूं, पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। पाकिस्तान के साथ भी यही हो रहा है। पाकिस्तान इस समय उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल लचर चल रही है, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए चाइना ने इनको जो है सपने दिखाकर, इनके करप्ट राजनेताओं को सपने दिखाकर इनकी झोलियां भरने के बाद वहाँ की जनता का इस तरह से शोषण, क्योंकि यहाँ के राजनेता का कोई दिक्कत नहीं है, अभी हैं, उसके बाद वो शिफ्ट कर जाएंगे, अमेरिका में बस जाएंगे, अमेरिका के नागरिक हो जाएंगे, अमेरिका वहाँ पे अपनी नागरिकता भी दे देगा, चूँकि एक अच्छी पूंजी लेके जाएंगे। समस्या वहाँ के रहने वाले लोगों के साथ में होगी। अब जैसे चाइना ने इनको सीपेक के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट दिया, जो रोड बन रहा है। आपने सुना होगा कि कश्मीर जो ऑक्युपाइड है पाकिस्तान के द्वारा, वहाँ पे उससे होते हुए पूरा सेंट्रल वो क्या कहते हैं गल्फ़ की तरफ जोड़ता हुआ पूरा यूरोप तक जोड़ता हुआ जाएगा। तो वहाँ के लिए बहुत बड़ा अमाउंट पाकिस्तान को इन्होंने पे किया इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए। यूज इसका मेनली चाइना करेगा, इनके पास तो कुछ है ही नहीं है, उत्पादन ही नहीं करते तो क्या करेंगे यूज।
लेकिन इनको ऐसे ही नहीं दिया है, इनको भी जो इनके यहाँ का है उसको इंटरेस्ट पे दिया है। अब वो इंटरेस्ट पे इनको ये पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि इनके पास ना इनके पास कोई व्यापार होता है, इनका विदेशी मुद्रा भंडार भी बहुत घटता जा रहा है, ना ही इनको अब कोई लोन देगा, क्योंकि जो लिस्ट बनती है इसमें ये ब्लैक लिस्ट से थोड़ा ही नीचे हैं, मतलब ब्लैक लिस्ट में ये आने ही वाले हैं, तो इनको कोई लोन भी नहीं देगा। तो कोई लोन नहीं देगा तो इनको सिर्फ चाइना ही थोड़े दिन मदद करेगा, उसके बाद इनका आर्थिक शोषण करना शुरू करेगा। अब आप देखते होंगे कि चाइनीज़ को अब अधिकार मिल रहा है कि पाकिस्तान में वो ज़मीन खरीद कर बस सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान का शोषण निश्चित तौर पे तय है, और पाकिस्तान एक टाइम ऐसा आएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 साल में कि वो 4 टुकड़ों में बंट जाएगा, या वहाँ पे बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। तो ये होता है कि पहले आप आर्थिक दबाव बनाओ, उसके बाद उनका राजनीतिक शोषण करो। चाइना ने पहले आर्थिक दबाव बनाया, यानी कि आर्थिक रूप से इनको मदद किया, और उसके बाद आर्थिक दबाव बना दिया, फिर राजनीतिक शोषण करना शुरू करेगा। यही होता है इसमें उपनिवेश जो नया तरीके का आ गया है, जिसको कहते हैं प्लान बी। उपनिवेशवाद का ये प्लान बी है, ठीक है। अब देखिए मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा था। सरप्लस जो अगला स्कोप है हमारे कृषकों की आय बढ़ाने का, पहला मैंने बताया, दूसरा खाद्य प्रसंस्करण, तीसरा सरप्लस, ठीक है। सरप्लस की क्या दिक्कत है हमारे यहाँ? मैं पहले ही लेक्चर से जब कृषि के बारे में बताना शुरू करता हूँ तो मैं यही कह रहा था कि अधिक उत्पादन हुआ तब किसान मारा गया, कम उत्पादन हुआ तब किसान मारा गया। तो इसका अर्थ क्या है? कोई ऐसे ही कहने का मेरा ये तकिया कलाम नहीं है, बल्कि ये सिलेबस से बिल्कुल लिंक होता हुआ है, इसलिए मैं बार बार इसको कह रहा था। अब मैं उसको इंटरकनेक्ट करता हूँ, यानी कि अधिक उत्पादन हुआ तब भी किसान मारा गया, और कम उत्पादन हुआ तब भी किसान मारा गया। तो ये अधिक उत्पादन की बात मैं कर रहा हूँ। अधिक उत्पादन का मतलब, जैसे आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जाए तो किसानों को मूल्य कम मिलता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि कृषक जो है टमाटर से बड़ा ट्रक लेके जा रहे होते हैं, पिकअप लेके जा रहे होते हैं, और उनको इतना कम मूल्य मिलता है कि वो रोड पर ही, हाईवे पर ही उसका विरोध करते हुए उन्होंने उसी पर ठेल देते हैं, पूरा सब उसी पे गिरा देते हैं। ऐसे बहुत सारे केस आप लोगों ने देखे होंगे। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनके पास उत्पादन बहुत हो गया लेकिन उसका मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो मूल्य ना मिलने का मेन कारण यहाँ से है। तो ये कारण मैं आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि इसमें सरकार का ही सारा दोष होता है, सरकार का दोष तो कहीं ना कहीं होता है, लेकिन उससे ज़्यादा दोष मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, इसमें विकसित राष्ट्रों का कितना बड़ा वो दोष है। देखिए, सरप्लस की समस्या हमारे देश में बहुत है। जैसे आपने 2018 के बजट में श्री अरुण जेटली जी का जो लास्ट बजट था, उसमें उन्होंने बताया कि हमारे पास $100 बिलियन, $100 बिलियन का खाद्य रसद भंडार अभी मौजूद है, ठीक है। उसमें से मैंने $30 बिलियन हमने निर्यात किया है, ठीक है। मतलब $100 बिलियन का हमारे पास सरप्लस था, जिसमें मैंने $30 बिलियन के बराबर निर्यात किया। $70 बिलियन अभी भी हमारे पास स्टोर है, यानी कि मैं इसको निर्यात ही नहीं कर पा रहा हूँ, या निर्यात में करना चाहूँ तो हमारी लागत मूल्य से भी कम मूल्य मिल रहा है। तो अगर लागत मूल्य से कम मिल रहा है तो हम इसको कहे बेचेंगे। जैसे इस पेन को बनाने में हमको 10 रुपया लगा, तो मैं इसको 10, अगर लागत मूल्य मेरा 10 लगा है तो मैं 11 में बेचूंगा, तब भी मैं इसको बेच पाऊंगा। लेकिन मैं 11 से कम में इसको नहीं बेच सकता हूं, चूंकि ये लागत, अब कह दो कोई कहे 9 रुपये में, तो फिर बनाना ही क्यों मुझे इस चीज़ को? यदि मुझे 1 भी रुपया नहीं मिल रहा है प्रॉफिट का, तो मुझे बनाने की क्या ज़रूरत है इस वस्तु को? तो वही चीज़ हो रहा है कि $70 बिलियन का हमारे पास स्टॉक निर्यात नहीं हो पाता है। वो कारण क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। कारण ये है कि हमारी
सरप्लस का निर्यात ना कर पाना विदेशी मार्केट में, इसका मेन कारण ये है कि विदेशी देश जो हैं, जो विकसित देश हैं, वो बहुत समृद्धशाली हैं, वो बहुत उत्पादन करते हैं और उसके एवरेज में उनको एक बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है, जिसका वो छोटा सा हिस्सा कृषकों के लिए सब्सिडी में देते हैं। तो सब्सिडी में देने के कारण कृषक वहाँ की काफ़ी मजबूत हैं और वो सरकार की बात मानते हैं। अब कैसे? जैसे मान लीजिए विकसित राष्ट्र ये है, विकसित राष्ट्र की मैं समस्या लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं विकसित राष्ट्र के कृषकों की, इन्होंने कोई खाद्य सामग्री का उत्पादन किया 10 रुपये में, ठीक है, समझिएगा, विकसित राष्ट्र का कोई कृषक है जिसने 10 रुपये में उत्पादन किया। अब वो किस रेट में मार्केट में बेचे तो उसको प्रॉफिट होगा? 12 रुपये में, तो उसको 2 रुपये मिल जाएगा, ठीक है, मतलब एक एग्जाम्पल है, 12 रुपये में बेचे तो उसको 2 रुपये मिलेगा, तब तो वो जाके वहाँ बेचेगा, कोई विकसित राष्ट्र का केस में ले रहा हूँ। लेकिन वो क्या करता है, यहाँ से जाके 7 रुपये में बेचता है, मतलब 10 रुपये उसका लागत मूल्य है, 12 रुपये में बेचे तो उसको प्रॉफिट होगा, लेकिन वहाँ जाके वो 7 रुपये में बेचता है। और भारत की प्रॉब्लम समझिए, भारत में 10 रुपये में मान लीजिए कोई वस्तु उत्पादित होती है खाद्य सामग्री कृषकों के द्वारा, तो वो जाके 12 रुपये में ही बेचता है। आप मुझे बताएं कि विदेशी मार्केट में 7 रुपये की वस्तु कोई लेना पसंद करेगा कि 12 रुपये की कोई लेना पड़ेगा? इसमें 5 रुपये का गैप है, बहुत बड़ा गैप। तो इन वस्तु को कोई लेना पसंद करेगा कि इनको लेना पसंद करेगा? तो जायज़ सी बात है, इनको कोई लेना पसंद करेगा, कोई पागल थोड़े है कि इसको लेना पसंद करेगा, तो इसलिए इनको नहीं ले पाते। रीज़न क्या है? अब ये 12 की वस्तु को 7 में कैसे बेच रहे हैं? इनको जो वहाँ की सरकार है वो कहती है तुम 7 में बेचो, 5 रुपये जो प्रॉफिट का ये है, 12 तुम्हारा होने से 2 तुमको मिलेगा ना, तो आप 5 हमसे ले लेना, लेकिन तुम 7 में बेचो। और भारत सरकार के पास भी ये क्षमता, अगर पैसा होता तो ये कर सकती थे, लेकिन भारत सरकार के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो ऐसा कर पाए, क्योंकि हम लोग इनके बराबर आय का सृजन नहीं कर पाते, इतना हमारा उत्पादन नहीं है कि इतना हमारे पास इनकम हो कि मैं इतनी सब्सिडी दे पाऊँ। इतने बड़े राष्ट्र में और इनकम भी हम लोगों की कम है, इसलिए हम लोग ये कदम नहीं उठा सकते, तो हम लोग 12 में ही बेचने के लिए जाते हैं। तब सरप्लस हमारा बिक नहीं पाता है, तभी ये $70 बिलियन जो है हमारे पास बचा रह जाता है। क्योंकि ये 7 रुपये में ही बेचने चले जाते हैं, 5 रुपये इनको सब्सिडी मिल गई, वहाँ के किसान को बल्ले बल्ले हो गया, किसान को फ़ायदा हो गया, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन हमारा किसान उपेक्षित होता जा रहा है। तो हम चूँकि WTO 1995 में बना है, तो WTO में व्यापार से संबंधित मुद्दों को उठाया जाता है। WTO के पास हम लोग जब मिल के जाते हैं और कहते हैं, समझ पा रहे हैं, जैसे ये मुद्दा आप समझ गए, तो अब क्या हुआ कि हमारी जो सरकारें हैं गरीब देशों की, तो वो क्या करती हैं कि वो WTO के पास जाती हैं, क्योंकि WTO जो है व्यापार को नियंत्रित करता है। तो उनके पास इस मुद्दे को रखा जाता है कि ये सरप्लस जो हमारा है और जो विदेशी मार्केट में इसका डिमांड कम हो रहा है, उसका कारण ये है कि जो विकसित राष्ट्र हैं वो अपनी खाद्य सामग्री पर इतना सब्सिडी दे देते हैं कि हमारे कृषक उपेक्षित हो रहे हैं। तो इस मुद्दे को मतलब सॉल्व किया जाए, तो समीक्षा करने के बाद ये आता है कि सब्सिडी ही प्रॉब्लम है। जो सब्सिडी दी जा रही है विदेशियों के द्वारा, विकसित राष्ट्रों के द्वारा, वही एक्चुअल प्रॉब्लम है। तो WTO इस चीज़ को मानता है, हाँ, कि सही कह रहे हैं आप, जो ये प्रॉब्लम है जो है रेट को लेकर, ये यही है कि सब्सिडी के कारण ही है, ठीक है। तो जब सब्सिडी के कारण है तो वो कहता है कि चलो हम लोग एक विधेयक पास करते हैं, एक एक्ट बनाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर जो है धीरे धीरे इन सब्सिडी को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो वो एक पारित होता है एक्ट AOA, एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, इसको लिख दे रहे हैं।
एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर पास होता है। अब देखिए WTO का ये है, मैंने जो उपनिवेशवाद बताया था, ये WTO अपने आप से हाँ हाँ कर लेता है, लेकिन इसके दम नहीं है कुछ भी कि अपने आप से कर पाए। ये तभी कर पाता है जब विकसित राष्ट्र जो कहते हैं वही करता है। ये अपने आप से हाँ हाँ कर लिया, चलो ठीक है, जब हाँ हाँ करके वहाँ गया विकसित राष्ट्र तो बताए कि आपने क्या हाँ हाँ किया है। आप समझिए कि विकसित राष्ट्रों ने कहा कि चलो अब आपने हाँ कर ही लिया है तो मैं इसका कुछ रास्ता निकालता हूँ। अब देखिए प्रॉब्लम उपनिवेशवाद मैंने जो कहा है कि किस तरह से केवल उसका तरीका चेंज हुआ है और कुछ भी नहीं बदला है। जो कुछ है शोषण हमारा लगातार चल रहा है और ये चलता ही रहेगा जब तक कुछ अच्छा नहीं होता है। क्योंकि जैसे देखिए चाइना ने खूब तरक्की की, खूब उत्पादन किया, अब उसका शोषण संभव नहीं है। उसके शोषण का मतलब है इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। तो उसी तरह से आपको भी उत्पादन में अपने आप को इतना आगे बढ़ाना है कि मजबूर हो जाएं ये देश आपके लिए झुकने को, ठीक है। जो उठता है ना, जैसे उगते सूरज को सभी नमन करते हैं, तो वही चीज़ है कि आप इतना अपने आप को रेज करें कि सूरज की तरह चमकने लगें, तो ये सब आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। अब देखिए AOA जब साइन हो गया तो इसमें हुआ क्या। उस टाइम हमारे वित्त मंत्री जी थे श्री प्रणब मुखर्जी जी। अब उसमें एक नियम बनाया गया, मैं नियम समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझिएगा। एक बॉक्स बनाया गया, ग्रीन बॉक्स, दूसरा बॉक्स बनाया गया ब्लू बॉक्स, तीसरा बॉक्स बनाया गया अंबर बॉक्स, और चौथा बॉक्स बनाया S&D बॉक्स, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, जो हम लोग सब्सिडी देते हैं, देखिए भारत सरकार भी कुछ चीज़ों पे सब्सिडी देता है। जैसे मैं आपको वो चीज़ बता दूं किस चीज़ पे भारत सरकार सब्सिडी देता है। एक तो बिजली पे सब्सिडी देता है, ठीक है, कृषकों को बिजली पे सब्सिडी हो गया। दूसरा खाद वगैरह पे हो गया, खाद पे सब्सिडी दे दिया। और तीसरा जो है MSP हो गया। इन चीज़ों पे भारत सरकार सब्सिडी देता है अपने कृषकों को। तो जो भारत सरकार या गरीब राष्ट्र जिन चीज़ों पे अपने कृषकों को सब्सिडी देता है, यानी कि जो गरीब राष्ट्र हैं जिन चीज़ों पे अपने देश के किसानों को सब्सिडी देते हैं, उनको रखा गया अंबर बॉक्स में, ठीक है। तो हम ऐसा लिख देते हैं भारत, तो आप समझ लें कि जितने गरीब राष्ट्र हैं उन सब के किसानों की जो मिलने वाली सब्सिडी है उनको रखा गया अंबर बॉक्स में। और इसमें WTO ने AOA के तहत लिमिट लगाई। लिमिट क्या लगाई कि जो गरीब राष्ट्र हैं वो 10% तक जो है सब्सिडी दे सकते हैं, और जो अमीर राष्ट्र हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, वो 5% सब्सिडी दे सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है आपके ऊपर, अब समझिए ये सहानुभूति दिखाई कि 10%, चलो 10% आप लोग सब्सिडी दे दीजिएगा, हम चूंकि विकसित राष्ट्र हैं, अमीर देश हैं, तो हम 5% देंगे, ठीक है। वो इसलिए इस चीज़ को मान गए कि चूंकि वो इन चीज़ों पे सब्सिडी देते ही नहीं हैं। जो अमीर राष्ट्र हैं वो इन अंबर बॉक्स में जो सब्सिडियां हैं, जो भारत देश वगैरह जो गरीब राष्ट्र देते हैं जिन चीज़ों पे सब्सिडी, वो विकसित राष्ट्र इन चीज़ों पे सब्सिडी नहीं देते हैं। अब आप समझिए किस तरह से भ्रमित किया जाता है हमारे प्रणब मुखर्जी साहब जब उस टाइम, अब आगे मैं बता दूं उसके बाद प्रणब मुखर्जी साहब का बता दूं, ये लिमिट तय कर दी गई। लेकिन जो विकसित राष्ट्र जिन चीज़ों पे सब्सिडी देते हैं उनको इसमें रखा गया, इसमें रखा गया, इसमें रखा गया। अब समझिएगा इसकी जो लिमिट रखी गई वो इनफाइनाइट, कितना भी दे दो। तो बात क्या बदली, जो पहले था कि तरीका गलत है सब्सिडी देने का, सब्सिडी देते हैं जिस कारण से हम लोग नहीं उनसे
compete कर पाते हैं। तो कुछ बदला थोड़े, जिन चीज़ों पे वो सब्सिडी देते थे कुछ भी नहीं बदला। उन्होंने कहा इस पे इनफाइनाइट, इस पे इनफाइनाइट, यानी कि जो विकसित राष्ट्र जिन चीज़ों पे सब्सिडी देते हैं उस पे कोई लिमिट नहीं है, चाहे जितना सब्सिडी दें। तो बात की जस की तस रह गई, जो पहले था वही आज भी है। इस पे आप वाले पे लिमिट भी लग गई कि आप इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, 10% इनका और 5% उनका। तो कुछ भी बदला नहीं है शोषण का तरीका, बस केवल ऐसी। अच्छा, अपने देश के जो नेता हैं जब जाते हैं ऐसे महत्वपूर्ण काम के लिए तो उनका इससे कुछ मतलब नहीं रहता है, वो सैर सपाटे, घूमने टहलने और मौज मस्ती में ही वो व्यतीत करते हैं। तो प्रणब मुखर्जी साहब भी उस टाइम गए थे और उन्होंने जब ऐसा एग्रीमेंट साइन हो रहा था तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आई कि ये सारी चीज़ें क्या कितने लीगल हैं, कितनी सही हैं। मतलब बिल्कुल ऐसे जैसे धतूरा खा के लोग बैठे होते हैं कि ऐसी चीज़ों को मानने, कम से कम अगर आपकी बातें नहीं मानी जा रही आप अपोज करिए, बात ख़त्म करिए, आप नहीं सिग्नेचर करिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये हमारे यहाँ के लोग किसी भी सरकारी काम में जाते हैं तो क्या कहना चाहिए, बहुत निगेटिव है, ऐसे ही काम करते हैं। आप खुद देख लीजिए, यही है परफॉर्मेंस हमारे राजनेताओं का। राजनेता तो ठीक है, राजनेता भी, ब्यूरोक्रेट्स भी उनके साथ जाते हैं, उनका भी परफॉर्मेंस यही है। ये चीज़ हो गई। अब उनके बाद जब प्रणब मुखर्जी साहब से पूछा गया कि आपने जो ये बात की है इसमें तो कुछ भी बदला नहीं, जैसे पहले था वैसे आज भी है, तो उन्होंने कहा कि ये जो हुआ है, जो हमको डॉक्यूमेंट दिया गया था AOA का, तो उसमें लैंग्वेज इतनी कठिन थी कि हम उसको समझ नहीं पाए। तो इस तरह से तो हमारे देश के पढ़े लिखे लोग हैं कि वो समझ ही नहीं पाते हैं, कुछ भी नहीं समझ में आता। तो क्यों आप जो है सिग्नेचर कर दिए इस चीज़ पे? समझ में पहले आप समझ लेते, उसके बाद सिग्नेचर किए होते। तो हमारे ऐसे लोग हैं कि जिनका परफॉर्मेंस इस तरह से है। तो ये हो गया सरप्लस की समस्या। अब इसके बारे में मैं जब क्लास में जब इस टॉपिक को टच करूँगा तब मैं सारी चीज़ें और डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। अब मुझे लग रहा होगा कि आप कृषि को भी इंटरकनेक्ट कर लिए होंगे BCS सर्किल से। अब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो गई होंगी कि किस तरह के मुद्दे हैं, किस तरह की योजनाएं सरकार चलाएगी और किस तरह के करंट अब आने वाले हैं न्यूज़पेपर में। तो यही सारे मुद्दे हैं जिनको सरकारें इन्हीं पे कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगी, उसी से रिलेटेड मुद्दे आपके सामने आते रहेंगे, ठीक है। अब अगला मैं आपको एक फिर से उसी तरफ चलते हैं, फिर से हम लोग एक बार VCS सर्किल ऑफ पॉवर्टी की तरफ चलते हैं। देखिए सारी चीज़ें इसी से जुड़ी हुई है, इतना महत्वपूर्ण है ये इकोनॉमिक्स के लिए, यही इसी का सारा क्रेज ही है। इसी से आप सारी चीज़ों को आप समझ पाएंगे, यही पूरा सिलेबस है। इसी को आपको जो उद्देश्य है सरकार का, ये VCS सर्किल ऑफ पॉवर्टी से वर्चुअस सर्किल ऑफ पॉवर्टी, वर्चुअस सर्किल की तरफ जाना, यानी VCS सर्कल से पॉवर्टी से वर्चुअस साइकिल की तरफ जाना, यही हम लोगों का उद्देश्य है। अब एक बार मैं फिर से इसको लिखता हूँ, क्योंकि पूरा इकोनॉमिक्स एक्चुअल में यही है, ठीक है। उत्पादन कम है देश की, ठीक है, भारत देश का उत्पादन कम है, रोज मैं यही बताता हूँ, एक बार आप इसको समझ लीजिए, यही एक्चुअल में इकोनॉमिक्स है ही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है, तो मैं और क्या पढ़ाऊँ, यही मैं हमेशा पढ़ाता रहूँगा आपको, धीरे धीरे मैं इसी से कनेक्ट करता रहूँगा सारी चीज़। और आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आप भी कहीं ना कहीं यही हर जगह घूम के यहीं पे आएंगे, चाहे कोई भी मुद्दा आपको समझ में आ रहा हो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं इसी के पास आसपास होगा, ठीक है। उत्पादन कम है तो नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय कम होगी, राष्ट्रीय आय कम है तो पर कैपिटा इनकम भी कम होगी, पर कैपिटा इनकम कम है तो लो लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है। उसके बाद जीवन स्तर कम अच्छा है तो बचत कम होगी, सेविंग कम, ठीक है, सेविंग कम
तो निवेश कम। भाई जब बचत ही नहीं है तो निवेश क्या करेगा? ठीक है, निवेश कम, बचत ही तो जाके बैंक में आगे वो किसी के लिए निवेश बनता है। तो निवेश कम, तो पूंजी निर्माण की दर कम। पूंजी निर्माण की दर क्या है? ऐसी चीज़ों का विकास करना जिससे लोगों की उत्पादन करने की क्षमता बढ़े, वही पूंजी निर्माण की दर का बढ़ना है। ठीक है, पूंजी वो चीज़ हमारे यहाँ कम है। यदि पूंजी निर्माण की दर को हमें बढ़ाना है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा मीडियम है जिसके विकास से उत्पादन करने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, पूंजी निर्माण की दर कम है। पूंजी निर्माण की दर कम है तो उत्पादन करने की क्षमता कम है। उत्पादन करने की क्षमता कम है। उत्पादन करने की क्षमता कम है, इसलिए उत्पादन कम है। यानी कि पूरा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। उत्पादन करने की क्षमता कम है, क्यों? क्योंकि पूंजी निर्माण की दर कम है। पर कैपिटा इनकम कम है, क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम कम है। निवेश कम है, क्यों? क्योंकि बचत कम है। यानी कि सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इसमें कोई किसी से नहीं। अब बात आती है कि इसको हम लोग तोड़ें कैसे, मतलब इस साइकिल से हम लोग निकलें कैसे। समस्या यह है कि हम लोग शुरुआत कहाँ से करें। उत्पादन शुरुआत करें, चलो ठीक है। उत्पादन कैसे करेंगे आप? उत्पादन के लिए आपकी उत्पादन करने की क्षमता बढ़नी चाहिए। उत्पादन करने की क्षमता बढ़ाने के लिए आपको पूंजी निर्माण की दर बढ़ानी पड़ेगी। पूंजी निर्माण की दर बढ़ाने के लिए आपको निवेश बढ़ाना पड़ेगा। निवेश बढ़ाने के लिए बचत बढ़ाना पड़ेगा। बचत बढ़ाने के लिए पर कैपिटा इनकम बढ़ाना पड़ेगा। पर कैपिटा इनकम के लिए नेशनल इनकम बढ़ाना पड़ेगा। नेशनल इनकम बढ़ाने के लिए उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। जहाँ से चले थे वहीं आ गए, तो आप किस चीज़ को बढ़ाएं? सारी चीज़ें ऐसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं कि आप करें तो क्या करें। आप सोचिए, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं निवेश बढ़ा दूं। चलिए, निवेश को छोड़िए, भी पूंजी निर्माण की दर को बढ़ा दें। पूंजी जब निर्माण अच्छा होना लगेगा तब हमारा उत्पादन ऑटोमेटिक अच्छा होने लगेगा। चलो ठीक है, हम सोच लेते हैं पूंजी निर्माण की दर बढ़ानी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? निवेश बढ़ाना पड़ेगा। निवेश बढ़ाने के लिए बचत बढ़ाना पड़ेगा। बचत के लिए पर कैपिटा इनकम बढ़ाना पड़ेगा। पर कैपिटा इनकम के लिए नेशनल इनकम बढ़ाना पड़ेगा। नेशनल इनकम के लिए उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। उत्पादन के लिए उत्पादन करने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। उत्पादन करने की क्षमता बढ़ाने के लिए पूंजी निर्माण की दर बढ़ानी पड़ेगी। अब आप करें क्या? आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। आप निवेश से चलेंगे तो फिर निवेश में, बचत से चलेंगे तो बचत पे, फिर ये सारी चीज़ें एक दूसरे से ऐसे इंटरकनेक्टेड हैं कि आप इसमें छटपटा सकते हैं, निकल नहीं सकते। अब निकलने का एक सर्वमान्य तरीका है, अब मैं उसको बताने चल रहा हूं, लेकिन आप फिर से घूमना अगर चाहेंगे तो फिर घूमते रहेंगे। लेकिन जो सर्वमान्य तरीका है मैं उसकी तरफ चलता हूं। जो ये इस बीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को तोड़ने का एक सर्वमान्य तरीका है, मैं उसकी तरफ आपको लेके चलता हूं। अब लेकिन आप यदि, जैसे मैं लिखने चल रहा हूं, जैसे बीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को तोड़ने का जो सर्वमान्य तरीका है वो है निवेश। निवेश, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट है तो आप फिर अगर साइकिल को जोड़ेंगे साइकिल से, फिर निवेश, निवेश के लिए क्या ज़रूरत है? बचत बढ़ाना पड़ेगा। बचत के लिए पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम के लिए नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के लिए उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादन क्षमता बढ़ाना, उत्पादन क्षमता के लिए पूंजी निर्माण की दर बढ़ाना, पूंजी निर्माण की दर बढ़ाने के लिए फिर निवेश। तो मतलब इस साइकिल में यदि घूम रहे होंगे तो घूमते रहेंगे। लेकिन मैं आपको ये सर्वमान्य तरीका जो बताने चल रहा हूँ, आप इसको समझिए। यदि निवेश बढ़ाना है, निवेश बढ़ाना है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? निवेश से ही पूंजी निर्माण की दर बढ़ेगी। निवेश करने से क्या होगा? पूंजी निर्माण की दर बढ़ेगी। ये कैसे बढ़ती है? इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसको ऐसे थोड़ा सा लिख देता हूं, आधारभूत संरचना के विकास से। आधारभूत संरचना के विकास से। जैसे आंसर राइटिंग करते समय
आपको क्या लगता है कि रेगुलर प्रैक्टिस से, यानी स्पीड अच्छी करके या राइटिंग अच्छी करके आप अच्छी आंसर राइटिंग कर पाएंगे? अरे आपके दिमाग में कुछ होना चाहिए। ऐसी चीज़ें जब आपके दिमाग में भरी होंगी तो आपकी कलम रुकने का नाम ही नहीं लेगी, आपका आंसर राइटिंग अपने आप अच्छा होगा। पहले आपके यहाँ पे तो कुछ हो, दिमाग में खाली है, वहाँ पे सिर्फ ऐसी चीज़ें भरी हुई हैं कि रटी हुई चीज़ें जो एग्ज़ाम में आप डिलीवर ही नहीं कर पाएंगे, आप किसी चीज़ को कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन इधर उधर हो गया तो रटा रटाया तरीका कभी काम आने वाला नहीं है, आप एंड टाइम में भूल जाएंगे। लेकिन जब आपके दिमाग में आपका कॉग्निटिव विजडम बढ़ा हुआ है तब आप अच्छे से सारी चीज़ों को कनेक्ट करते जाएंगे और एक प्रॉपर आंसर लिख के आएंगे, वही आंसर राइटिंग होता है। थोड़े पहले आपके दिमाग में चला जाए कुछ चीज़, उसके बाद आप आंसर राइटिंग भी करिएगा। पूंजी निर्माण की दर बढ़ेगी निवेश करने से। अब पूंजी निर्माण की दर बढ़ेगी तो उत्पादन करने की क्षमता बढ़ेगी, उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी तब आपका उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन ही जो होता है, जो उत्पादन है, इसका सीधा संबंध है ग्रोथ रेट से। उत्पादन का सीधा संबंध ग्रोथ रेट से है, यानी किसी देश का ग्रोथ रेट किस हिसाब से बढ़ रहा है उसके उत्पादन का, समझिए ग्रोथ रेट और उत्पादन एक सिक्के के दो पहलू हैं। ग्रोथ रेट मतलब उत्पादन, ग्रोथ रेट बढ़ रहा है यानी कि उत्पादन बढ़ रहा है। और उत्पादन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आपने निवेश किया है। निवेश आपने, पूंजी निर्माण की दर बढ़ी, आधारभूत संरचना आपने लगाया, उसके बाद उत्पादन करने की क्षमता बढ़ी, उसके बाद उत्पादन, और उत्पादन का सीधा संबंध ग्रोथ रेट से है। अब ये सारी चीज़ें आपने समझ ली। अब आ गया निवेश। निवेश हम कहाँ से करें? अब आपको हम थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों ने हमको सिर्फ जो वो नहीं ले जा सकते थे उसी के सहारे छोड़ा था। हमारे पास कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं था जिससे हम जो है अपने देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाएं। तो हमें अंग्रेज़ों ने उस हाल पे छोड़ा था कि जो वो ले नहीं जा सकते थे, वही चीज़ें यहाँ पे हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर में बची थी। बाकी सारी चीज़ें, ना हमारे पास कोई रेवेन्यू था एक मजबूत कि हम उसके सहारे अपने देश को आगे बढ़ा पाते, वही चीज़ें बची थी जिनको वो ले नहीं जा सकते थे। जैसे अब लाल किला हो गया, उसको आप कैसे ले जाएंगे? उनके द्वारा ही बनाए गए जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे उनको आप कैसे ले जाएंगे? तो उन सारी चीज़ों को छोड़ दिए, बाकी सारी चीज़ों को ले गए। तो यानी हमारे पास कुछ भी पूंजी नहीं था। जो बचा कचा पूंजी भी था तो हमारे यहाँ कंपनसेशन के रूप में पाकिस्तान को तकरीबन 56 करोड़ रुपया दिलवा दिया गया। तो हमारा पूरा जो भंडार था, वो राजकोष, वो बिल्कुल खाली ही था, ना के बराबर था, उसमें कुछ बचा नहीं। तब अब हमारे पास, चूँकि आज़ादी मना लेना देश की, ये बहुत अच्छी बात है। हमने आज़ादी मनाया, जश्न मना, लेकिन रियल जश्न तो ये है कि हम अपने देश को बहुत आगे और तरक्की पर ले जाएं। हम अपने देश की जो आर्थिक स्थिति बहुत पिछड़ी, लोगों का जीवन स्तर बिल्कुल जानवरों से भी बदतर था, उनको हम एक समृद्धशाली राष्ट्र के रूप में विकसित करें। ये हमारा जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निवेश बहुत ज़रूरी था। इन्वेस्टमेंट के लिए या तो हमारे पास, ये इन्वेस्टमेंट एक्चुअली है क्या है? इन्वेस्टमेंट के लिए आपको पूंजी की ज़रूरत होगी। यानी किसी चीज़, जैसे आप खुद सोचें कि आप कोई छोटी सी फैक्ट्री या कोई छोटा सा कारखाना लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? वो एक इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको कुछ धन ज़रूरत होती है, धन धान्य, आपको कुछ ना कुछ पूंजी की ज़रूरत होती है। तो उस पूंजी का ही बंदोबस्त अब सरकार का भी एक ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि उनको निवेश करना था। क्या उस टाइम के अर्थशास्त्री को नहीं पता था कि विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी क्या है? उनको भी पता था। और विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को तोड़ने का तरीका, यानी कि हमको उत्पादन बढ़ाना है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना है? तो उनको भी, चूंकि सर्वमान्य तरीका जो है वो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, तो उनको भी वही समझ में आया। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अब वो क्या करें? इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा गया तो दो तरीके मिले कि हमको पूंजी कहाँ कहाँ से मिल सकती है। तो एक तो उनको समझ में आया कि घरेलू पूंजी, और दूसरा उनको समझ में आया विदेशी पूंजी। तो इसका तो जिक्र होते ही
जैसे हमारे अर्थशास्त्रियों ने विदेशी पूंजी का नाम लिया तो हमारे नेताओं को इतना चूँकि विदेशियों के द्वारा इतने उपेक्षित हुए थे, इतनी प्रताड़ना सही थी कि विदेशी नाम से ही डर लगता था। और रियल मायने में भी था कि हम 200 साल जो है इन लोगों के द्वारा शोषित किए गए, शोषण किया गया, तो हम उनको कैसे एक्सेप्ट कर सकते थे। तो हम लोगों ने घरेलू पूंजी सोचना शुरू किया। तो घरेलू पूंजी के पास मेरे पास क्या कोई स्कोप था कि जो मैं हमारे अर्थशास्त्रियों ने कहा कि श्रीमान क्या घरेलू पूंजी का हमारे पास है कोई बंदोबस्त कि जिससे हम लोग कर सकते हों। तो इसके लिए अर्थशास्त्रियों ने बताया कि घरेलू पूंजी को यूज में लाने के लिए हमारे पास 2 मशीनें होनी चाहिए। 2 मशीन के बिना हम घरेलू पूंजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या हमारे पास घरेलू पूंजी था भी? चलो ठीक है, था तो नहीं, लेकिन जो कुछ भी था पहले, चूँकि बैंकिंग का सिस्टम जो है, बैंक का जो सिस्टम है, बैंक तो थी नहीं कि पूंजी एक जगह इकट्ठा है वहाँ से हम ले लिए और उसका यूज करना शुरू किया। जो कुछ भी पूंजी उस टाइम थी, बैंक का कॉन्सेप्ट बहुत ही पिछड़ा हुआ था। शहरी क्षेत्र में छोटी मोटी बैंकें थी और वो भी बहुत ही बुरे स्थिति से अपने गुजर रही थी, तो उन लोगों का कोई वैसा स्कोप नहीं था। तो हमारे अर्थशास्त्रियों ने सलाह दिया कि घरेलू पूंजी को यूज करने के लिए हमारे पास 2 मशीनों की ज़रूरत है, जिसमें से 2 मशीन, ठीक है, नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 क्या? बैंक। अब देखिए, बैंकिंग भी पूरा आपका एक सिलेबस है, पीटी में आपका खूब पूछता है, यूपीएससी में, और वो भी शुरू हो गया बीसीएस सर्किल ऑफ पॉवर्टी से ही निकल के आया क्या? बैंकिंग। उसी से निकल के आएगा कंपनी, उसी से निकल के आएगा विदेशी पूंजी में एफडीआई, एफपीआई, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। ये सारी चीज़ें इसी से निकल के आएंगी और ये सारा चीज़ जो है सिलेबस में ही है। सिलेबस कहाँ से आ रहा है? बीसीएस सर्किल ऑफ पॉवर्टी से। तो इसीलिए मैं बीसीएस सर्किल ऑफ पॉवर्टी का इतनी बार जिक्र करता हूँ। अब देखिए, बैंकिंग का जो सिस्टम है, अब क्या हमारी बैंकें इतनी अच्छी, इतनी एक्टिव थी जैसे आज हैं कि आप 10,000 करोड़ की डिमांड करें, 10,000 करोड़ आपको लोन मिल जाता है? क्या ऐसी स्थिति में हमारी बैंकिंग प्रणाली थी पहले? बैंक तो हमारी बहुत लचर स्थिति में थी। इसको सुधारने के लिए धीरे धीरे प्रयास भी किए गए। मैं वो थोड़ा सा आपको शार्ट में बताता हूँ, क्योंकि इसका एक बहुत ही लंबा पोर्शन है, मैं पूरा डिस्कशन करूँगा इसके बारे में, क्योंकि ये पूरा कोर्स में ही है, सिलेबस में ही है। तो सिलेबस जब मैं पढ़ाने लगूंगा तो पूरा बैंकिंग बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इसका इतिहास आपको बताता हूँ। बैंकिंग के पास ये क्षमता है कि मजबूत बैंकिंग सिस्टम होगा तो हमारे पास ये क्षमता है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर सकते हैं, यानी हम निवेश कर सकते हैं। और निवेश होगा तो पूंजी निर्माण की दर बढ़ेगी, पूंजी निर्माण की दर बढ़ेगी तो हमारी उत्पादन करने की क्षमता बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, फिर ग्रोथ रेट बढ़ेगा, तभी रोजगार की जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं ये सारी खत्म होंगी। सारी समस्याएं जो है सिर्फ उत्पादन की कमी की वजह से हैं। उत्पादन यदि हमारा बढ़ जाएगा तो सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। बैंकिंग, हमारे आज़ादी के समय क्या कोई बैंक सिस्टम था? तो था, लचर सिस्टम था, लेकिन था। जैसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया थी, इंपीरियल बैंक थी, ठीक है। अब इसको 1955 में सारी चीज़ें ये चल रही थी, तो इंपीरियल बैंक को एसबीआई प्लस 7 इससे इसकी शाखाएं, और जैसे एसबीआई, त्रावणकोर, ऐसी बैंकों का जो है गठन हुआ, यानी कि ये हो गई अब 8 बैंक, ठीक है। फिर 1969 में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 8 बैंकों का, ये 8 नहीं, ये 14 बैंकों का, 14 बैंकों का और गठन हुआ श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा, जो कि ये प्राइवेट सेक्टर की बैंकें थी, उनका ज़बरदस्ती निजीकरण कर दिया गया था। ये सारी चीज़ें मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा। उसके बाद 1980 में 6 बैंक का और गठन हुआ।
तो इस तरह से टोटल 24 बैंकें हो गई। लेकिन 24 बैंक तो हो गई, क्या इनके पास इतनी क्षमता हो गई थी कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, विकास में निवेश कराने के लिए इनके पास क्षमता हो गई थी? तो इनके पास कोई क्षमता नहीं थी। ये बहुत ही बुरी स्थिति में खुद ही चल रही थी। ये बेरोजगारी, ये गरीबी रेखा के नीचे चल रही थी। तो ये इनकी स्थिति ये नहीं थी कि हमारे विकास में इनका कोई कंट्रीब्यूशन हो पाता, क्योंकि पूरा सिकंजा जो इनके ऊपर कसा रहता था, इन्हें स्वतंत्रता नहीं थी कि ये कोई अपने हिसाब से, अपने स्तर से कोई डिसीजन ले पाएँ। जो कुछ भी डिसीजन होता था वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई लिया करती थी। तो 1991 में जब हमारा सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स कर जाता है, तब फिर उसके बाद नरसिम्हा राव साहब की 1901 कमेटी बैठाई जाती है, नरसिम्हा राव साहब की अध्यक्षता में नरसिम्हन कमेटी, नरसिम्हा राव साहब की कमेटी जो है बनती है। तो उसमें 1998 में इनके द्वारा ये सलाह दी जाती है कि आरबीआई का जो इतना हस्तक्षेप है इन बैंकों के ऊपर, यही सबसे नुकसानदायक है। आरबीआई को ये चाहिए कि कम से कम इनको 10 साल के लिए, इन बैंकों को 10 साल के लिए अपने स्वच्छंद रूप से स्वतंत्रता दे दी जाए कि ये स्वच्छंद होकर व्यापार करें, क्योंकि ये बिना व्यापार किए ये अस्तित्व में इनका रह पाना बड़ा मुश्किल है। तो इनका अस्तित्व में बने रह पाने के लिए इनको स्वच्छंदता देनी चाहिए, स्वतंत्रता देनी चाहिए, जिससे ये खुले तौर पर व्यापार कर सकें। तो 1998 में इनको दिया गया 10 वर्ष के लिए। नरसिम्हा राव साहब कमेटी समिति जो बनी थी नरसिम्हा राव साहब की, उनकी समिति की सलाह पर ये 10 वर्ष के लिए इनको स्वच्छंद रूप से आरबीआई ने छोड़ा। तो 10 वर्ष का टाइम तो इनको मिला, लेकिन ये 3 से 4 वर्ष में ही ऐसी स्थिति में आ गए कि ये जो लॉस में चल रहे थे अब ये प्रॉफिट में आने लगे। अब इनका प्रॉफिट शुरू हो गया। 3 से 4 वर्ष में ही ये ऐसी स्थिति में आ गए कि अब ये प्रॉफिट में आने लगे। उसके बाद फिर बैंकिंग का ये सिस्टम मजबूत हो गया। फिर इससे भी हम लोग काफ़ी मजबूती से हम इनके सहारे भी आगे बढ़ने लगे। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट इसी में ही घरेलू पूंजी का जो पहला पॉइंट मैंने आपको डिस्कशन कर दिया है। दूसरा अब कल से मैं शुरू करूंगा, और इसमें फिर विदेशी पूंजी जो है इसका भी पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट मैं आगे की क्लास में बताऊंगा। धीरे धीरे आप लोगों को सारी चीज़ें मैं इंटरकनेक्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं सिलेबस जब खोलूंगा तो आपको मैं बताऊंगा एक चीज़, आपको समझ में आएगा 10 चीज़, आप हमको ही सलाह देने लगेंगे, इतने आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो आपको यदि मेरा क्लास पसंद आ रहा है तो आप अपने मित्रों के पास इस क्लास को शेयर करें, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिले और मैं और एनर्जी के साथ आप लोगों के लिए क्लास बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।